अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ नाज़रीन हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से, किसी भी डिज़ीज़ होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में डिटेल से बताते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट से। और आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिसाइड किया वो है हेपेटाइटिस। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर नदीम असद, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, हेपेटाइटिस का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान में फैल रहा है। और अल्लाह ताला ने असल में जो हमें ये जिस्म अता किया है, इसमें एक वाइटल ऑर्गन अता किया है जिसे जिगर कहते हैं, और जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। अब ये जिगर की सोजिश की इब्तिदा से लेकर इलाज तक मुकम्मल मालूमात हम आपको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में फराहम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर नदीम असद से कि हेपेटाइटिस के बारे में आप हमें तो ये बताइए कि जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाया एक वाइटल ऑर्गन लिवर, इस जिगर, इसका क्या काम है? जिगर जिसको अंग्रेज़ ज़बान में लिवर भी कहते हैं, ये हमारे जिस्म में एब्डोमेन या उर्फ़ आम में जिसको हम पेट कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसके राइट साइड पे होता है ऊपर की तरफ। और इस ऑर्गन का मेनली मकसद जो होता है वो हमारे जिस्म के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना और हमारे खाने को आप इस कंडीशन में लेके आना कि वो हज़म की तरफ जो है ना बढ़ सके और उससे हाजमा जो है बढ़ सकता है। अच्छा, इस वैसे ये जो जिगर है हमारे जिस्म में, ये किस जगह वाक़या होता है? इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ज़रा सा बताएं। एनाटॉमिकल पोजीशन अभी मैंने अर्ज़ किया कि ये हमारे एब्डोमेन के या पेट के राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट अपर साइड पे होता है। इनके अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन अगर आप करें राइट साइड तो वहाँ पे होता है। असल में नज़रीन करम, बात कही, हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई इतनी इसकी अक़साम है, लेकिन आज हम जो डिटेल से बात करेंगे वो हेपेटाइटिस ए बी सी और ई पे बात करेंगे। इन तमाम अक़साम के बारे में डिटेल से हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएंगे जिस तरीके से हेपेटाइटिस ए बी सी और ई की हम आज बात कर रहे हैं कि इनकी इब्तदाई वजूहात होने की और अलामात बताइए। वजूहात देखिए, अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग इन चारों वायरसेस को डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस तरह मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का रूट ऑफ ट्रांसमिशन एक है जिसको ओरल फेकल रूट कहते हैं, यानी कि हाथों से फैलना। और जबकि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो आईवी ड्रग्स या खून के ज़रिए या आपसी ताल्लुकात के ज़रिए फैलता है। अच्छा, सही। अच्छा, एक बात बताएं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्तलिफ डिजीज, मतलब मुख्तलिफ सूरतों में इस डिज़ीज़ के होने की वजूहात होती हैं कि जो ब्लड भी चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसमिट किया जाता है, या सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीज़ भी हो सकती है, तो इनमें कौन सी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है और कौन सी जो नहीं हो सकती, जिसमें कोई हमें ख़तरा नहीं है? अब जैसे ये हमारे मुल्क में वैसे तो वर्ल्ड वाइड तो हेपेटाइटिस सी आईवी ड्रग अब्यूज़ में ज़्यादा होता है या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा सिरिंजेस का इस्तेमाल उसकी भी ये हेपेटाइटिस सी के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है। और इसीलिए अब हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पे ऐसी सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं जो कि एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मतलब उनको फेंक दिया जाता है, उनका वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ रीयूज़ भी है। अच्छा, बिल्कुल। तो इससे कैसे बच सकते हैं फिर हम डॉक्टर साहब? इसमें तो यकीनन ये है कि जब भी आप सिरिंज लें या अपने कोई आईवी मेडिसिन आपको कोई प्रिस्क्राइब करे, पहले तो ये कि मुस्तनद सेंटर पे जाएं और अपने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक लगवाएं। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए और कम से कम जो सिरिंज खोली जाए वो आपके सामने और उसकी एक्सपायरी डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक होता है कि जो सिंपल जॉइंटिस है, लोगों में एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये हो गया तो ये लग जाता है, और इसको जो है इलाज से ज़्यादा वो झड़वाना, दम वगैरह कराने के जो मामला होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई का जैसे मैंने कहा कि इनका जो स्प्रेड है वो ओरल फेकल रूट से होता है। इसमें सबसे पहले तो हमारी पर्सनल हाइजीन आ जाती है, उससे पानी है, ख़ास तौर पे पानी, फिर खाने की यूटेंसिल्स,
फिर आजकल बरसात है तो बाहर की किसी चीज़ से भी इज्तनाब करना, ठेलों पे मिलने वाली चीज़ों से इज्तनाब करना, चीज़ों को अच्छी तरह धो के खाना और ढक के रखना घर में, इससे बहुत हद तक हमें हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव मुमकिन है। अच्छा, यानी कि इस तरीके से ये फैलने के खतरा ज़्यादा हो जाते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर नदीम असद हमें बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस के फैलने के असबाब को किस तरह रोकना है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुद अपनी एहतियात करनी है, यानी कि हाइजेनिक फूड खाना है, अनहाइजेनिक फूड नहीं खाना है, उसके साथ साथ वाटर कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन हमारे जो विलेज के पीपल्स होते हैं जो रफ़ा हाजत के लिए अमूमन दरियाओं और नहरों के किनारे ये काम करते हैं, तो और अगर इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस उस पानी में शामिल हो जाएं, जब ये पानी हमारे शहरों में आता है और फिर हमारे वाटर टैंक्स में जाता है तो हमारे लिए बीमारी फैलाने का सबब बनता है। तो इससे बचना है, तो आजकल का चूँकि बरसात का मौसम है तो कोशिश करें कि पानी को बॉयल करके पिएं ताकि इस जरासीम से हम बच सकें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से जॉइंटिस हो गया किसी पेशेंट को, तो वो अमूमन जॉइंटिस कितने दिन लेता है सही होने में, और घर वालों को इस हवाले से भी क्या एहतियात करनी चाहिए? इसमें ये है कि जैसे हेपेटाइटिस ए है, इसका तो ये रहता है कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स इसमें होते हैं, जिनके नौजिया या थोड़ा सा थकन महसूस होना, जोड़ों में दर्द, बुखार का होना, तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते लगते हैं इस पूरे इन सिम्टम्स में। अच्छा। इसके बाद फिर जॉन्डिस की अलामात होनी शुरू होती हैं, जिसमें आंखों का पीला होना या पेशाब का पीला रंग होना, जल्द का पीला हो जाना, खुजली का हो जाना जिस्म पे, तो ये फिर तकरीबन 2 हफ्ते और लेता है यानी तकरीबन। कि वो जो पिलाहट आप कह रहे हैं कि वो दूसरे लोग भी महसूस करने लगते हैं, बिल्कुल, पिलाहट आंखों बिल्कुल। में और नाखूनों पे अमूमन ज्यादा जी, आने लगे। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, जब अगर किसी को जॉइंटिस हो गया तो उसको घर पे ट्रीट करना बेहतर है या हॉस्पिटलाइज करना ज्यादा अच्छा होता है, ये जरा सा बताइए। देखिए आजकल के एनवायरनमेंट में तो बेहतर ये है कि जैसी जॉन्डिस की अलामात हों, क्योंकि मरीज़ जो है वो खुद बहुत मिजरेबल हो जाता है, उसको बाज़ वक़्त उल्टियाँ लग जाती हैं, खाना उससे सही से खाया नहीं जाता और कमज़ोरी बेतहाशा होती है, बदन में दर्द होता है, बाज़ वक़्त बुखार भी होता है। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, तशख़ीस करवाएं, एटलीस्ट एक हेपेटाइटिस या एलएफटी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका लिवर जो है वो कितना इन्वॉल्व है। कितना इन्वॉल्व है। अच्छा, जब आप किसी जॉइंट पेशेंट को ये फील करते हैं इसको हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ई हो सकता है, तो आप कौन से टेस्ट रेकमेंड करते हैं कि इनको ये करवाने चाहिए, और फिर उस हवाले से जो है क्लियर पता चल जाए कि मेडिसिन इनमें देखिए सबसे पहले तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंट की हिस्ट्री के कब हुआ और किस तरह से हुआ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो वायरसेस का बिल्कुल अलग है। हेपेटाइटिस ए और ई का बिल्कुल डिफरेंट है और बी और सी का बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि यकीनन हिस्ट्री पे एविडेंट हो जाता है। और अमूमन ये किया जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी की डिफरेंट टेस्ट हैं, जिसमें फिर एलाइजा टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए पता चल जाता है कि जिसमें हेपेटाइटिस सी और बी की जरासीम है कि नहीं है। और फिर जबकि हेपेटाइटिस ए और ई के लिए सीरोलॉजी करवाई जाती है, उसमें एंटीबॉडीज़ देखी जाती है। अच्छा, एंटीबॉडीज दिखते तो पता चल जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इन सब की अलामत एक ही जैसी होती हैं, इनमें फ़र्क होता है अलग अलग ए, बी, सी में? बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए कि देखिए प्रोड्रोमल सिम्टम्स किसी भी वायरल इलनेस के मोरलेस एक जैसे हो तकरीबन सकते एक हैं, जैसे। अनटिल एंड अनलेस जॉन्डिस में जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है कि स्किन का पीला होना। इन दोनों वायरसेस की स्टार्टिंग तो एक जैसी ही होती है, लेकिन फिर क्रॉनिसिटी जो आनी शुरू होती है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ जो है डिफरेंट है फ्रॉम सिंपल हेपेटाइटिस दैट इज़ ए एंड ई और फ्रॉम बी एंड सी। सही सही। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर नदीम असद बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस की अलामात क्या हैं, ए, बी, सी और ई तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, लेकिन कुछ अलामात होती हैं जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। बात क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन बनाया है, लिवर, जिसका काम है हमारे जिस्म में मौजूद ब्लड बनाना, यानी एक तरह से हमारी जिस्म में एक केमिकल फैक्ट्री है जो कि खून बनाता है, खून को साफ़ करता है, और इसके साथ साथ अगर किसी किस्म के टॉक्सिस हमारी बॉडी में शामिल हो रहे हो तो उसको भी फिल्ट्रेशन करता है। और अगर खुदा न खास्ता ये जिगर किसी वजह से कमज़ोर होने लगे, डैमेज होने लगे या इसमें सोजिश होने लगे तो फिर इसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। अब डॉक्टर नदीम असद से ये जानते हैं कि एक आम इंसान ये कैसे मुहासबा अपना कर सकता है, कि इन अलामात को देख के कर सकता है कि आया मेरे जिगर किस तरह काम कर रहा है, और अगर खुदा न खास्ता वो कोई अलामात महसूस करता है तो उसे डॉक्टर से रुजू करने की कब ज़रूरत पड़ती है? जी डॉक्टर साहब, सवाल तो आपने सुन ही लिया तकरीबन। इस हवाले से बताइए कि एक आम इंसान अपने आप को कैसे जज कर सकता है कि मेरा जिस्म में जो जिगर है वो सही काम कर रहा है? कौन सी ऐसी अलामात आती हैं? अब उसमें ये है कि जॉन्डिस का या खान का
जाहिर होना जिस्म पे, और पिछले मतली होना, सर चकराना, बदन में दर्द होना, बुखार आना, मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा अलामत हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट को रुजू करना चाहिए डॉक्टर से और अपना LFT का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इसके साथ साथ वो भूख वगैरह भी कम हो जाती है ना, यकीनन। और उसके जो फीसिस हैं स्पेशली यूरिन का कलर डार्क येलो हो और जाता है। ऑफिसेज जो है वाइट होने लगते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे। अगर जैसे एक वार्ड में हेपेटाइटिस के ही मरीज एडमिट हैं, तो आपका जो तरीक़ाकार है इलाज का सबका एक ही जैसा होगा, यानी कि उनकी अलामात की बिना पे किसी को ओरल मेडिकेशन दी जाती है, किसी को इंजेक्टेबल इलाज पे रखा जाता है, इस हवाले से बताइए। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई का जो इलाज है वो तो मेनली सपोर्टिव ही है, जिसमें अगर शुगर नहीं है तो ग्लूकोज का इस्तेमाल या लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल। बाद अब हर्बल मेडिसिन आ गई हैं जो कि सिरप्स के फॉर्म में है, और बहुत सारी हमारी फार्मास्यूटिकल्स बना भी रही हैं, एंड दे आर इफ़ेक्टिव टू। तो ये है कि समटाइम वो शरबत और या उनके साशेज़ वगैरह जो आ गए हैं, दे आर गुड, और वो यूज़ होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई के लिए। दैट्स ठीक है। इट। और अच्छा, हाँ, बात पूरी करें। फिर बात अगर हेपेटाइटिस बी और सी की हो तो फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लैब इन्वेस्टिगेशन आपने करवा ली कि हेपेटाइटिस कंफर्म हो गया, तो फिर आप कितने दिनों बाद टेस्ट जो है रिपीट करवाते हैं पेशेंट का? उसमें ये है कि अगर हमें देखिए सस्पिशन थ्रू हिस्ट्री हो चुका है कि इस पेशेंट को मे बी हेपेटाइटिस बी या सी रहा हो, जिनकी अलामत जिनकी ट्रांसमिशन मैंने पहले डिस्कस की है, तो हम फिर उन पर डायरेक्टली हेपेटाइटिस बी और सी का लाइजर टेस्ट जो है वो करवा लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है इसको। और फिर जो हेपेटाइटिस ए और ई वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनका ये रहता है कि उनकी भी सीरोलॉजी करवाई जाती है, लेकिन अमूमन रेगुलरली, मतलब ये उर्फ़ आम में राइज नहीं है कि हर पेशेंट की हेपेटाइटिस ए की सीरोलॉजी या ई की सीरोलॉजी करवाई जाए। चंद मखसूस पेशेंट हैं जिनमें करवाई जाती है। और हेपेटाइटिस इसके अलावा जो इनके जनरल टेस्ट हैं वो ये है कि CBC करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि देखा जाए कि जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो गई है। दूसरे अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि लिवर और स्प्लीन का साइज़ देखा जाए, यानी कि इसमें अमूमन ये होता है कि हेपेटाइटिस में तिल्ली और जिगर जो है ना वो इलाज हो जाता है। नाज़िर, आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस पे, और हेपेटाइटिस होने की बहुत सारी वजूहात हैं और उनसे बचना भी है, ये भी हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया। अलामात हैं, उनको भी किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये भी बताया। इसके साथ हम ये पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस अगर किसी को हो गया और ऑलरेडी वो बंदा मज़ीद किसी बीमारी का शिकार है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो अब उसकी ट्रीटमेंट में और एक नॉर्मल पेशेंट की ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है? उसमें ये होता है कि देखिए, अगर डायबिटीज़ है तो उसके कंट्रोल को देखना ज़रूरी है, हाइपरटेंशन है तो उसके कंट्रोल को देखना ज़रूरी है। इनको जैसे साइमल्टेनियसली ही ट्रीट होता है पेशेंट, कि आपने हेपेटाइटिस के पेशेंट को ट्रीट किया, चाहे वो A, B, C या E किसी कोई भी हो, लेकिन अगर उसको डायबिटीज़ या शुगर है तो वो साथ साथ ट्रीट होगा। इवन बाज़ वक़्त हमारे पास रीनल फेलियर के पेशेंट्स भी आए हुए होते हैं, समटाइम पेशेंट ऑन डायलिसिस भी होते हैं जिनको ये हेपेटाइटिस बी या सी होता है, और अगर उनमें कोई इस तरह की अलामत होती हैं तो उनको भी दवाएं दी जाती हैं जिससे वो सेटल डाउन होते हैं। अच्छा, आपने डायलिसिस की बात की, क्योंकि ये तो प्रोसेस ही वही है जो हमें निडल को इंसर्ट करना है बॉडी में, और इसके साथ साथ कंटिन्यू ये जो ना प्रोसेस रहता है डायलिसिस का, तो इस हवाले से भी आप लोगों को बड़ा मरीज़ को ख्याल भी करना है, केयरफुल भी रहना है कि कोई मज़ीद उसको बीमारी ना लग जाए। तो इस हवाले से फिर आप लोग क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार देखिए, करते हैं? जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशन की सेटिंग्स में लोग काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे हीमोफीलिया वार्ड में काम करते हैं या डायलिसिस पेशेंट में के साथ जिनका वर्क होता है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना केसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी के फैलने के, हमारे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये है कि इन लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है कि देखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। हेपेटाइटिस बी की तो देखिए वैक्सीनेशन होती है, वो करवा ली जाती है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। अच्छा, ए की है और सी की नहीं है? या सी की नहीं है। अच्छा, सी की नहीं, सी ठीक। की कोई और वैक्सीन बी नहीं की वैक्सीनेशन है, मौजूद है। अच्छा, बी की जितने भी हाई एक्सपोजर में काम करने वाले पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर ये मैंडेटरी होता है कि वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, बात क्या है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो मुख्तलिफ जो ना सूरतों से हमारे अंदर ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। इस बारे में तो डिटेल से हम आपको आगाही देते रहेंगे। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में। डॉक्टर नदीम असद हमारे साथ मौजूद हैं और हेपेटाइटिस पे बड़ी डिटेल से आपको मालूमात दे रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब से हम मुख्तलिफ सवालात करके तो जानते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हेपेटाइटिस होने की बहुत सारी वजूहत में एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल भी है, बहुत सारी
सारी मेडिकेशंस का इस्तेमाल भी है, किसी टॉक्सिस की वजह से भी हो सकता है, और साथ साथ कोई मेडिकल कंडीशन अगर ऑलरेडी मौजूद है तो भी हेपेटाइटिस होने के खतरात होते हैं। हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है तो मजीद पेचीदगियों में तब्दील होकर खतरनाक बीमारी बन सकता है, या बस ये हेपेटाइटिस ही रहता है, ये बताइए। देखिए, एक मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा हेपेटाइटिस ए के बारे में ख़ास तौर पे। देखिए, हेपेटाइटिस ए जो है बाज़ारी कहा जाता है ठीक है, अब जॉन्डिस हो गया वो 1 महीने भर में या 15-20-25 दिन में सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस ए भी फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर कर सकता है। अच्छा, ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है हमारे मुल्क में कि ये जो सिंपल जॉन्डिस को हेपेटाइटिस ए कहते हैं? जी बिल्कुल, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस है तो वो घर में आराम करे, धूप में ना घूमे, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखे, ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखे और आराम करे और सपोर्टिव थेरेपी ले डॉक्टर से। अच्छा, इसी तरह हेपेटाइटिस ई का मामला है, वो भी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन में। उसमें ये कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेट होती हैं ख़वातीन जिनको हेपेटाइटिस ई हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें फिर बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी टिल डिलीवरी, क्योंकि उसमें दोनों गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन इन्वॉल्व होते हैं और मुस्तकिल उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह है, ये सब मॉनिटर की जाती है टिल डिलीवरी। अच्छा, तो अगर जैसे किसी प्रेग्नेंट वुमन को हो गया है तो होने वाले बेबी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है? समटाइम अच्छा, अगर सही तरह से केयर ना की जाए तो बच्चे को भी जॉन्डिस हो। जॉइंडिस के नुकसान। वैसे जो डॉक्टर साहब जो अमूमन जब बर्थ होने के बाद बेबी को जॉइंडिस हो जाता है, इसका इसका आपस में क्या ताल्लुक है? सॉरी, जो जब बेबी डिलीवर हो गया, अमूमन ये होता है बीसीजी का टीका बच्चे को लगा और उसको जॉइंडिस हो गया है, होता है ना अमूमन। हमार माएँ अमूमन कह रही होती हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ था बिल्कुल सही था और जब इसको ये टीका लगाया ना डॉक्टर ने तब से इसको जॉइंडिस नहीं हो असल में गया। होता ही नहीं। वो वजह ये है कि बच्चों में जो है वो सर्टन एंजाइम्स की डिफिशिएंसी होती है इन द बिगनिंग, अच्छा अच्छा, और जैसे जैसे वो वक्त गुजरता है वो वाला जॉन्डिस जो है जिसको जिसको कहते हैं अपना न्यू बॉर्न जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, उसको ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको लाइट थेरेपी दे के सेटल डाउन किया जाता है, और ये कि एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो जॉन्डिस ख़त्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से मैंने शुरू में पूछा था कि अमूमन जब किसी भी मर्ज़ की जो दवाइयाँ ली जा रही होती हैं, अमूमन ये लोग कहते हैं कि जी हमने दवाइयाँ ज़्यादा खा ली तो वो जिगर में जमा हो गई, जाकर पानी कम इस्तेमाल किया, तो इस हवाले से बताइए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी है? पानी का वैसे जनरली इस्तेमाल हमारे तमाम बॉडी फंक्शन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेतहाशा ज़रूरी है। अब सर्टेन ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट जो हैं डिटॉक्सिफाई होती ही लिवर में है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, जिसको हम बहुत ही आम सी दवा समझते हैं, ओवर द काउंटर सप्लाई होती है, उसकी भी एक सर्टेन मकदार अगर खा ली जाए तो वो भी लिवर के लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, इवन वो लिवर फेलियर तक कर देती है। अच्छा, बिल्कुल। लेबर फेल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अमूमन लोग जैसे हेल्दी फूड्स खाते हैं, ठीक है, बहुत सारी फ्रूट्स यूज़ नहीं करते या फिर ऐसी वेजिटेबल यूज़ नहीं करते, इसके बदले वो कहते हैं कि हम वाइटामिन्स खा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स के इस्तेमाल से भी कोई असर पड़ता है लिवर पे? सर्टन वजह ये है कि अगर देखें बाज़ लोग वाइटामिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे ए डी ई के, ये सारे वाइटामिन जो हैं वो लिवर में जो है ना को इन्वॉल्व करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो अगर कोई ऐसा विटामिन की पिल हो जिसके अंदर ये इन विटामिन्स की मकदार बहुत ज़्यादा हो तो यकीनन लिवर के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, जब किसी को ये अमराज हो गए हेपेटाइटिस ए बी सी, अब इस पेशेंट को किस किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, मेरे अपने तज्ज़िये में ये है कि इन लोगों को बहुत लाइट ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर आम में ये है कि हम तो ये कहते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी पतली आप खिलाएं, अच्छा, और दलिया है या साबुदाना पानी में बना के उनको खिलाएं, ये बेस्ट होता है। अमूमन ये बच्चे पेशेंट जो हैं उनके लिए पैलेटेबल भी होता है, और अमूमन उनको वॉमिटिंग इवन मतलब जैसे ही उनका नौजिया सेटल डाउन होता है, उनकी भूख खुलनी शुरू होती है, ये वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अगर आप करें
तो पेशेंट यकीनन लेगा। और लेकिन रैपिड स्मॉल मील्स, छोटे छोटे मील्स देने हैं। अच्छा, एक मतलब साथ ताकि उसे बहुत सारे। ज़्यादा जो ना डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो फिर आप ये जो मेडिकेशंस होते हैं तो ये कितने दिन तक इस्तेमाल करते रहना चाहिए डॉक्टर, जॉइंटिस में या हेपेटाइटिस वगैरह में? देखिए अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, सॉरी, तो उसको ज़्यादा पीरियोडिकली अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसका एसजीपीटी सेटल डाउन होगा तो उससे ही पता चलेगा ना, जब वो बिल्कुल हम क्लियर आउट नहीं हो जाता तब तक उसको यकीनन अपने देर इलाज रहना पड़ेगा मॉलिज के। सही सही। तो देखना, हम आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस, ये एक ऐसा मर्ज है जो जब किसी को हो जाता है तो सबसे पहले उसका निज़ाम हज़म बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट से खाया नहीं जाता और उसको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है, नौजिया की फीलिंग होती है। इसके साथ साथ उसकी स्किन यानी कि उसका जिस्म का रंग पीला होने लगता है, जो कि दूसरे भी महसूस करते हैं। उसकी आंखों का रंग पीला हो जाता है, साथ साथ फीसिस और यूरिन का कलर भी येलो हो जाता है, जो पेशेंट खुद अपने डॉक्टर को बताता है। ये बहुत सारी ऐसी अलामत होती है। जब भी आप किसी पे ऐसा फील करें तो इसको डॉक्टर पे मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने का ज़रूर मशवरा दें। और पेशेंट अमूमन खुद भी फील करता है कि मेरी कंडीशन अब ऐसी है कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नदीम असद हमारे साथ मौजूद हैं और जो बड़ी डिटेल से सारी बारे में हमें आपको इस डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ अब डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं, जो वैक्सीनेशन का अगर अमल हो चुका है या किसी की जैसे कहते हैं इनको करवानी है, अभी बताएं कि सिंगल डोज होती है ABC या फिर इनकी भी डिफरेंट पीरियड्स होते हैं? देखिए एक ही तो इस तरह होता है कि सिंगल डोज होती है, लेकिन उसका बूस्टर लगता है आफ्टर 6 मंथ्स। अच्छा। ठीक है। और हेपेटाइटिस सी की तो मैंने आपसे कहा कि कोई वैक्सीन नहीं होती है। सही। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है, जो कि 0, 1, 6 और फिर समटाइम 1 ईयर पे भी एक लगती है। इस तरह से आपने लगानी होती है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी है और वो सबको ही करवानी चाहिए। और एक ही जो एंडेमिक एरियाज में जाते हैं या रहते हैं, जहाँ पे बार बार लोगों को हेपेटाइटिस ए हो रहा होता है। अच्छा, बार बार भी हो रहा होता है? बिल्कुल यकीनन। अच्छा। अगर देखिए मैंने आपको बताया, अगर किसी एक एरिया के हाइजीनिक प्रिंसिपल ही सही नहीं है, उनका कोई मतलब कोई प्रॉपर तरीक़ेकार ही नहीं है खाने पीने को सही तरह से इस्तेमाल करने का, तो यकीनन वहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी बन जाएगी जिसमें हेपेटाइटिस ए जो है प्रिवेलेंट होगा। तो ऐसी जगहों पे यकीनन लोगों के बारे में फिर उन्हें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों में कि जॉइंटिस हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये लग जाएगा, दूसरे को दूर रहो, तो इस हवाले से थोड़ा नहीं, सा लगने अवेयरनेस का दें। तो कोई सवाल नहीं, इनके तो मैंने आपने क्लियर कट बताए हैं। अब ज़ाहिर है अगर कोई एक ही गंदे बर्तन से एक आदमी खा रहा है और वही गंदे प्रिंसिपल के साथ दूसरा खा रहा है, तो ट्रांसमिट यकीनन होने का ट्रांसमिट खतरा है। इस तरह से हो ठीक जाता ठीक, यानी कि हमें एहतियात इस हवाले से करनी है कि जो पेशेंट के साथ रहन सहन के हवाले से है। एहतियात बिल्कुल करने की ज़रूरत बिल्कुल। है। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने हमें एहतियाती तदाबीर बताई खाने पीने के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, और आजकल जो बरसात का मौसम है, इस हवाले से हम अपने वाटर टैंक्स को किस तरीके से जो ना बचा सकते हैं कि गंदा पानी अगर नमक तो ना जाए और चला गया तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जरासीम ना जाए? इसमें तो ये अमूमन टैंक्स में गंधक डाली जाती है जिनसे जरासीम मर क्लोरीन जाते वगैरह हैं, जैसे? क्लोरीन और इस तरह के जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और फिर ये कि टैंक के जो ढकने हैं उन्हें कवर करके रखना चाहिए। बाज़ के खुले होते हैं तो उनको प्लास्टिक से कवर करें और फिर देखें कि उसके अंदर गंदा पानी तो नहीं गया है। अगर एक सर्टन ज़्यादा मकदार में चला गया है, बाज़ वक़्त लोगों के घर फ्लड हुए हैं इस दफ़ा बारिशों में, तो फिर उनको भी टैंक की सफाई करवाना ज़रूरी है। अच्छा, एक हाँ, जो एक आम इंसान है, सेहतमंद है, उसको कितने दिनों बाद अपने फिटनेस टेस्ट करवाते रहना चाहिए तो कि उसे अपनी इंटरनल कंडीशन का पता चलता रहे? ईयरली एनुअली एक साल? एक स्टैंडर्ड यही है। एक साल ज़्यादा नहीं है? नॉर्मली तो पता है कभी वायरल हो गया, कभी कुछ हो गया, लोगों तो शुगर ब्लड प्रेशर ऐसे ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता थोड़े दिनों में। नहीं, बट ये कि हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं जो पॉसिबल है, जो एप्लीकेबल भी हो। जैसे 6 महीने भी वैसे करवा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, एक फिटनेस भी पता चल जाएगी अपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि ये जो लिवर का फंक्शन है तो ये हमारे जो मेटाबॉलिक रेट पे भी असर डेफिनेटली करता है, लेकिन हमारा जो वेट है इस पे भी इसका असर होता है कि इसकी फंक्शन जो ये कर रहा है कि हमारा अगर वेट कम है तो ठीक है, वेट ज़्यादा हो गया तो उस पर भी लोड पड़ गया, इस हवाले से? उसमें ये तो बहुत सारे लोगों को जो है देखिए मैं आपको बताऊं, हेपेटिक फेलियर पहले तो देखिए हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से नंबर 1 कॉज है। नंबर 2 इज़ नैश, जिसको कहते हैं फैटी लिवर से जो शुरू होता है, उसमें फैटी लिवर कैन कन्वर्ट इनटू नैश। नैश यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह का लिवर फेलियर क्रिएट कर रहा होता है कि लिवर पे चर्बी की मिकदार बढ़ती चली जाती है। और लिवर आपको पता है कि इंतहाई नर्म ऑर्गन है, वो जब उस पर ये चर्बी चढ़ना मतलब लगती है
तो जिसको फैटी लिवर आमतौर पे कहते हैं, फैटी लिवर है, फैट वाइट लिवर आया है, तो वो सख्त हो जाता है लिवर, उसका फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको भी प्रॉपरली ट्रीट करवाना चाहिए। अब ये फैटी लिवर हमारी जिसमें जैसे ये मैंने अभी बताया है कि फैटी हेपेटाइटिस जिसको कहा जाए उर्फ आम में इजी ज़बान में हम कह सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो यकीनन अल्कोहल का इस्तेमाल, जिससे ये बहुत ज़्यादा फैटी लिवर होता है। और लेकिन हमारे मुल्क में तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, जैसे ख़वातीन बाहर मुल्कों में देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, तो वहाँ बीमारी ये ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल यकीनन वहाँ है। अच्छा, मतलब ये लेकिन वो देखिए मैं आपको बताऊं, अल्कोहलिक होना और सिर्फ अल्कोहल पीना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, वो कैसे? उसमें ये होता है कि अगर आप किसी को अल्कोहलिक लेबल कर रहे हैं तो उसके सर्टन जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो केज क्वेश्चनर उनसे पूछते हैं, वो सर्टन सवालात पूछे जाते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट जो है वो अल्कोहल डिपेंडेंट है कि नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में इस बीमारी के फैलने की कितना रेशो है और कितने जो है वो क्योर हो जाते हैं, कितनों की डेथ हो जाती है, इस हवाले से थोड़ा सा बिल्कुल, ये है बताएं। कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन केसेस ऑफ BNC मौजूद हैं। अच्छा। और हर साल तकरीबन 1.5 लाख नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। 1.5 लाख? बिल्कुल। और ग्लोबली WHO की रिपोर्ट है कि हेपेटाइटिस A के तकरीबन 1.4 मिलियन केसेस और हेपेटाइटिस E के 2 मिलियन केसेस होते हैं, जिसमें से तकरीबन 1 लाख हेपेटाइटिस A के पेशेंट मर जाते हैं हर साल और हेपेटाइटिस E के 60,000 केसेस जो हैं वो पा जाते हैं। अच्छा, ये जो खुदा न खास्ता जिनकी डेथ हो जाती है, देखिए ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में, हमारा ईमान है, लेकिन क्या उन लोगों में ऐसा होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते, या प्रॉपर होने के बावजूद भी क्या शायद लीवर इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो मजीद ट्रीट हो नहीं सकता, ऐसा कुछ होता है? अमूमन ये होता है कि देखें इलाज में कोताही और या फिर डायग्नोसिस का सही नहीं होना। बहुत सारे देखें हेपेटाइटिस B, C के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हेपेटाइटिस की वजह बनते हैं। जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, उसको पिक करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई टेस्ट, सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि महंगे हैं, उन सबको करवाना आसान नहीं है। फिर सर्टन बायोप्सीज होती हैं जिससे कंफर्म होता है कि लिवर एक्चुअली फेलियर हुआ क्यों। और फिर जब उसकी फिर अलामात अलग हैं, पेट में पानी भरना और इंतहाई जिस्म का सूख जाना या कमज़ोरी का बेतहाशा होना, और फिर बार बार उसमें एनकेफलोपैथी यानी कि दिमाग नूदगी का तारी होना और कब्ज़ की अलामत। हाँ, और कब्ज़ बहुत ज़्यादा इन लोगों में होता है, तो ये अलामत हैं जो कि फिर लिवर फेलियर की तरफ चली जाती है। ठीक है, ठीक है नाज़िर करम, हम हेपेटाइटिस के बारे में जान रहे हैं। अब हेपेटाइटिस B और C का जो ट्रीटमेंट हम डिटेल से जानेंगे आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में। डॉक्टर नदीम असद हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको डिटेल से आगाही फराम कर रहे हैं हेपेटाइटिस की डिजीज़ के बारे में। हेपेटाइटिस A, B, C और E के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस B और C की जो ट्रीटमेंट है उस हवाले से डॉक्टर साहब से तफसील से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। अब हेपेटाइटिस B के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे यहाँ हेपेटाइटिस B के पेशेंट ज़्यादातर जो हैं वो IV ड्रग अब्यूज़र्स में मिलते हैं, ठीक है। और यही जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स को हाथ लगाते हैं या इन्वॉल्व होते हैं पैरामेडिक्स या जो भी हैं। इसके अलावा जेल इनमेट्स या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में रहने वाले लोग, इनमें हेपेटाइटिस B जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इनका जब इनमें अलामत जो हमने डिस्कस की अभी वो ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो उनके ज़ाहिर टेस्ट करवाए जाते हैं। इलाजा से कंफर्म होता है, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन जिससे होता है उससे कंफर्म हो जाता है कि वायरस हेपेटाइटिस का अंदर है B का। फिर इसके बाद जो इसके जो एडवांस टेस्ट हैं उसमें फिर ये है कि हेपेटाइटिस B का वायरल लोड करवाया जाता है, DNA वायरस है हेपेटाइटिस B। और अमूमन ये वैसे तो स्टडीज़ आती रहती हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट है वो यही है कि 2000 अगर कॉपीज़ हों वायरल लोड की DNA की तो फिर ये ट्रीटेबल फॉर्म में आ जाता है। इसके साथ फिर हेपेटिक प्रोफाइल करवाया जाता है जिसमें डिफरेंट हेपेटाइटिस के एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ करवा के फिर पूरा इवेलुएट किया जाता है पेशेंट को, उसका अल्ट्रासाउंड एंड एवरीथिंग देख के
फिर ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करवाई जाती है हेपेटाइटिस बी की, जो कि आजकल बड़ी अच्छी दवाएं आ गई हैं। उनमें से एक टेनिफोमाइड है, वो एक गोली दिन में एक दफ़ा खिलाई जाती है। और फिर लेकिन इसका इलाज तवील है, तकरीबन 2-3 साल तक तो करना ही है। और 6 महीने के बाद फिर पहला वायरल डीएनए दोबारा चेक होता है कि उसमें कितना फ़र्क आया है, SGPTs वगैरह देखे जाते हैं। तो इस तरह से इसका इलाज हो जाता है। और इसमें फिर ये है कि हेपेटाइटिस बी का जब तक इलाज हो रहा है वो पेशेंट इफेक्टिव रहता है। उसको फिर ये कहा जाता है कि अपनी जो आपस के ताल्लुकात हैं उसमें कहीं ना कहीं बैरियर मेथड यूज़ करे या किसी और प्रिकॉशन पे जाए वो। और हेपेटाइटिस सी का ये रहता है कि उसके भी बेसिक टेस्ट तो वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। जो उसके जो आगे के टेस्ट हैं वो ये हैं कि उसके क्वालिटेटिव PCR करवाया जाता है, क्योंकि एक RNA वायरस है तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस सी मौजूद है, कंफर्म हो जाता है। और साथ में जीनोटाइप करवाया जाता है हेपेटाइटिस सी का। उसके बाद फिर दवाएं आजकल बहुत अच्छी अच्छी आई हैं और उसमें अब तो सिंगल डोज आ गई। पहले तो जीनोटाइप डिफरेंट होते थे, हर डिफरेंट की डिफरेंट दवाएं थी। आजकल जीनोटाइप नाइफ दवा आ गई है, उससे सिंगल टैबलेट है जो कि कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 3 महीने तक खिलाया जाता है, उसके बाद PCR रिपीट करवा ली। अच्छा अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने जो हम हेपेटाइटिस A, B, C और E पे बात करें कि हेपेटाइटिस A जो सिंपल जॉन्डिस है, क्या ये B और C में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। अच्छा, वो सिर्फ सिंपल ही, वो जो हमारे जिगर का बाइलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है उसकी वो होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से आपने वैक्सीनेशन पे बात की थी, तो ये वैक्सीनेशन जो करवाई जाती है हेपेटाइटिस की, इसकी कोई ख़ास एज होती है या ये भी बचपन में कराई जाती है, किसी वक्त भी करा सकते हैं? नहीं, इसकी अमूमन जितने भी अडल्ट हैं उन सबको तो ज़ाहिर करवानी ही चाहिए। और फिर ये कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को करवाई जा सकती है, जो कि 13-14। अच्छा, ये आपने जो डोजेस का बताया था, एक बार फिर बताइएगा, कितनी डोजेस लगाई जाती है अमूमन? हेपेटाइटिस ए की तो देखिए दो, मतलब पहली एक डोज है और फिर बूस्टर है 6 महीने के बाद। अच्छा, ठीक। हेपेटाइटिस बी की 4 कही जाती है, जैसे अच्छा 016 है, फिर एक बूस्टर 1 ईयर पे। अच्छा, इस तरीके से बस ये लगाई। और ये जो हम कंटिन्यू आपसे इस बारे में पूछेंगे, बहुत सारे जो टाइप्स हैं इसमें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट के ज़रिए ट्रीट हो जाते हैं, तो इसमें ये चारों ट्रीटमेंट मतलब क्योरेबल हैं या इसमें से कौन सा ट्रीट होता है, ये बताइए। जैसे ए, ई और सी तो क्योरेबल हैं, अब उस रेंज में आ गए हैं। सही। बल्कि बी इज़ नॉट क्योरेबल। अच्छा। मतलब उसमें बहुत ही रेयर, मतलब मेरे अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ 2 हैं जो सरफेस एंटीजन नेगेटिव हुए हैं अब तक। अच्छा। 2-3 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो वो दे आर स्टिल पॉजिटिव फॉर दैट। लेकिन हमने उनको कंटेन, जिसको कहते हैं ना, करके रखा हुआ है कि दवा देते हैं तो उनके जो दीगर चीज़ें हैं बढ़ नहीं रही हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी हेपेटिक कार्सिनोमा या कैंसर का भी बाइस बनता है। अच्छा, अगर आप उसको सही तरह से जो मैंने इलाज नहीं शुरू में करें। आपसे पूछा था कि मजीद पेचीदगियों में तब्दील हो बिल्कुल, सकता है। यकीनन, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। इस तो बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मतलब अगर इन दोनों का इलाज सही तरह से ना करवाया जाए, बी और सी का, तो इनका जिगर का कैंसर भी हो जाता है इनसे। अच्छा तो अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि इनका इलाज बहुत लकी करवाना तवज्जो से चाहिए, करवाना। तवज्जो से करवाना और मेरे चाहिए। ख्याल से शायद परहेज भी प्रॉपर करना चाहिए। बिल्कुल, जो रूट हैं इनके ट्रांसफ्यूजन के, उसके हिसाब से परहेज भी लाजमी है। एक चीज़ और ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हेपेटाइटिस सी को 2030 तक पाकिस्तान से इरेडिकेट कर देंगे, जिसमें हमारे फ्री टेस्ट हो रहे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें, और बहुत अच्छी दवाएं जैसे बॉसोफिर और इंटरफेरॉन और इबावेरिन ये सब मिलती हैं। बल्कि अब ओरल मेडिसिन भी इन सेंटर्स के थ्रू सप्लाई हो रही हैं पेशेंट्स। ठीक है। नाज़िर, आज हम जिस डिज़ीज़ से बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस, डॉक्टर नदीम असद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी डिटेल से हमें इस बारे में आगाही फराहम की। इस बारे में जो कुछ आज हमने इस प्रोग्राम में सीखा है, यानी कि इस हवाले से कि इनके होने की वजूहात, अलामात, इसको इलाज करना कैसे है और इसको बचना कैसे उसके बाद, और बाकी के लोगों को किस तरह बचाना है, इसको समझ के ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं ताकि वो इस मर्ज से बच सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।